हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम देखेंगे वर्णमाला अल्फाबेट, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में व बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे स्नातक परीक्षाओं में अधिकतर इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। और ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, नेट सेट, जेआरएफ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से बनता है। तो चलिए देखते हैं, जिसमें बहुत से लोगों ने वर्णमाला के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा गया था। इसमें वैभव वर्मा बड़ौदा बाजार से और वर्णमाला और अल्फाबेट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा गया था, बोला गया था। चलिए आज हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला हम कक्षा पहली से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ कक्षाओं में इसका जो महत्व है और अधिक बढ़ जाता है। अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में इसमें से प्रश्न आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण क्या है, वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्ण कैसे बनता है। देखिएगा, कोई भी वाक्य बनता है तो वाक्य के पीछे बहुत से वर्ण, शब्द, ये सभी मिलकर के एक वाक्य बनता है। तो देखें, इसका जो परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और इन्हीं वर्ण से दो या दो से अधिक वर्णों को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। जैसे ये वर्ण है रा, और ये आ के मात्रा और म, अब दोनों को जब जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, राम बन जाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही जब दो या दो से अधिक शब्दों का आपस में समावेश कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। और जब दो या दो से अधिक वाक्य आपस में मिल जाता है, एक साथ जब उसको लिख दिया जाता है, वही वाक्य जब दो चार लाइन में लिखते हैं अपन, उसको हम क्या कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। इस प्रकार से हम देखें वर्णमाला, आज हम इसका अध्ययन करेंगे वर्णमाला का, है ना, जो कि जिसको हम अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। वर्ण हम प्रारंभिक कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, और हम इसका जो विभाजन है, आगे जैसे जैसे कक्षाओं में प्रवेश करते जाते हैं, वैसे वैसे इनका जो प्रयोग है अलग अलग अंगों से उच्चारित होने के कारण अलग अलग इसका जो है प्रकार पाया जाता है। तो मुख्य रूप से हम मानक हिंदी के अनुसार जो वर्णों का विभाजन है, उन विभाजनों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखते हैं मानक हिंदी के अनुसार उच्चारण वर्णों की संख्या कितनी है। उच्चारण की दृष्टि से यदि हम वर्णों को देखें, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या कितनी है, स्वर कितने हैं, 10 स्वर पाए जाते हैं। वैसे 13 होता है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या होती है 10 और व्यंजनों की संख्या 35। ये 10 और ये 35, टोटल हुआ 45। ये उच्चारण की दृष्टि से है। उसके बाद हम यदि देखें वर्णों का विभाजन लेखन के आधार पर, लिखित रूप में जब लिखते हैं तो वर्णों की संख्या कितनी है, तो टोटल 52 वर्ण है। वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 13 स्वर है। इसमें कितना वर्ग देखें, उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर, और इसमें उच्चारण लेखन के आधार पर 13 स्वर पाया जाता है, और 35 व्यंजन और 4 जो है संयुक्त व्यंजन पाया जाता है। इस प्रकार से टोटल वो ये हो जाता है 52 वर्ण। तो देखते हैं हम कि ये जो 52 वर्ण है किस आधार पे है, और ये 52 वर्णों को किस किस नामों से जाना जाता है, कौन कौन से वर्ग में रखा जाता है। और हमारे इस जो वाक्य यंत्र है, जहां से इतने 52 प्रकार के वर्ण का जो है उच्चारण हम करते हैं, उन उच्चारण अंगों का भी नाम के साथ जो है हम इसका अध्ययन करेंगे।
अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में से इसमें से प्रश्न बनता ही है, और साथ ही साथ इन वर्णों का विभाजन हमको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो देखते हैं हम लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या हमने यहाँ पे पढ़ा 13, ठीक है। आ ई, बड़ी ई, ऋषिक्री, ए ओ और आहा। इस प्रकार से ये जो हो गया 13, जिसमें हम 10 जो है मुख्य स्वर माना जाता है ना। ये ऋषिक्री और और आहा है ना, ये जो है एक प्रकार से है ना, ये संयुक्त स्वर है, ये अनुनासिक है, ठीक है। इस प्रकार से हम लेखन के आधार पर यदि पेपर में आता है तो स्वरों की संख्या होगी 13, ठीक है। अब देखते हैं हम व्यंजन को देखें तो व्यंजन को हम इस प्रकार से बांट सकते हैं, है ना। ये क वर्ग हो गया, ये च वर्ग हो गया, ये ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, ये प वर्ग। ये 5 प्रकार से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद है ऊष्म व्यंजन, और एक है संयुक्त व्यंजन। अधिकतर कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं में नेट, सेट, जेआरएफ व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर प्रश्न इसमें से 2 या 3 नंबर का प्रश्न बनता है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम इन वर्णों का उच्चारण, इन वर्णों का अध्ययन अच्छे से, बहुत अच्छे से करें। तो चलिए हम देखते हैं क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आता है, कौन कौन से व्यंजन आता है। और याद रखिएगा ये जो क वर्ग है वो हमारे कंठ से उच्चारित होता है। इसमें पूछ लेता है पेपर में कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को जो है आप छंटनी कीजिए, छांटिए, है ना। तो क वर्ग के अंतर्गत आता है आपका क, ख, ग, घ और ङ, ठीक है। और ये जो है कहां से उच्चारित होता है, ये उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान, ठीक है। ये होता है कंठ से, यहां से उच्चारित होता है क, ख, ग, घ, ड़। आप जैसे ही बोलेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये जो वर्ण है हमारे कंठ से उच्चारित हो रहा है। इसके बाद आता है च वर्ग, हो गया। इसके बाद च वर्ग के अंतर्गत आता है ये जो वर्ण है, च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ और ञ। ये जो है हमारे, ये जो तालु है ना, तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण है, ठीक है। इसके बाद आता है ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत आता है आपका ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये जो उच्चारित स्थान है हमारे जो वाक्य यंत्र है उसमें से मूर्धा से जो उच्चारित होता है, अर्थात इस वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ जो है ऊपर में जा करके, है ना, तालु में जा करके चिपक जाता है। जैसे ट मतलब एक राउंड के रूप में जो है जीभ जो है ले लेता है, और ये इस प्रकार से वर्णों को भी जो है उच्चारित करता है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़। देखिए आप उच्चारित करके देखिए, उच्चारण करके देखिए, आपको पता चल जाएगा ये इनका जो उच्चारित अंग है, अंग मूर्धा। इसके बाद आता है त वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत आता है त, थ, द, ध और न। ये पच जो है आपका सभी में आ रहा है, ये दंत से उच्चारित होता है, दांत से, है ना। त, थ, द, ध, न, ठीक है। इस कारण से इसको हम दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण कहते हैं। इसको त वर्ग के अंतर्गत हम रख सकते हैं। इसके बाद आता है प वर्ग। प वर्ग के अंतर्गत आता है वह वर्ण जो हमारे ओष्ठ से उच्चारित होता है। उच्चारित अंग का नाम है ओष्ठ। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले अंग है जिसमें आपका है प, फ, ब, भ, म, ठीक है। ये हमारे ओष्ठ से उच्चारित होने वाले अंग है। इस कारण से इसको हम जो है प वर्ग के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, समझ में है। इसके साथ साथ जो है ना उच्चारित अंग के अंतर्गत है आपका, है ना, और इसके साथ साथ जो अंतस्थ व्यंजन आता है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, बाकी जो व्यंजन है उसमें य, र, ल
और व, ये चार प्रकार के जो व्यंजन हैं ये अंतस्थ से निकल के आता है ना, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, अर्थात इस व्यंजनों का जब प्रयोग करते हैं स, श, स और ह, ये भी चार प्रकार के हैं, तो हमारे मुख से तेज गर्म हवा जो है बाहर निकलती है, इस कारण से इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये चार है स, श, स और ह। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन, वह व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के सहयोग से या मिल करके बने होते हैं, उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो कि छत्र, क्ष, त्र, ज्ञ और स्व, ये इस प्रकार से इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये दो या दो से अधिक व्यंजनों के सहयोग से मिलकर बने हैं। जैसे अक्षर, ये क और क से मिलकर बना हुआ है, क और स से मिलकर के बना हुआ है। वैसे ही आपका त्र जो है त और र से मिलकर बना है। वैसे ज्ञानी ज्ञ, ज और ग से मिलकर के बना हुआ है, य से। वैसे स्र है ना, जो श्री लिखते हैं अपन, वो जो है शक्कर के आधा स और र से मिलकर के बना हुआ है, इस कारण से इसको हम संयुक्त व्यंजन की संज्ञा दे सकते हैं। इस प्रकार से हम वर्णों का विभाजन, वर्णों का उच्चारण स्थान का जो है हमने आज अध्ययन किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से अन्य हमारा जो वीडियो है उसको देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर लाइक कमेंट कीजिए, निश्चित ही हम उससे संबंधित वीडियो बनाएंगे। और साथ ही साथ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको अच्छा लगे और हम और नए से नए अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकें। ठीक है।